नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम बख्शी, पंचकुला एग्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं माजरा डबास गांव में। दिल्ली का ही ये एक गांव है, कंजावला में पड़ता है। तो यहाँ हम एक बहुत ही उत्तम गौपालक और एक किसानी के घर आए हैं और खेत पे आए हैं। तो उनसे आज हम जानेंगे कि किस तरीके से वो अपना इस तरह एक छोटा सा सिस्टम जो है गायों के साथ और खेती का किस तरीके से ये सिस्टम चला रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हम हमारे मित्र जो हैं योगेश स्वामी जी से। तो योगेश स्वामी जी नमस्ते। तो योगेश जी, आप जो अभी एक गायों के बीच में जो जीवन अपना जी रहे हैं और खेत में आप जीवन जी रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आपने ये कब से शुरू किया और आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। शुरुआत 2014 में हुई। भाई राजीव दीक्षित जी को हम देख तो नहीं पाए, पर जीवन में अगर किसी को हम कहें कि पहले गुरु कौन थे, तो शायद उनके ऑडियोज़ और उनके जाने के बाद जो उनके व्याख्यान सुनने को मिल गए, तो जीवन की दिशा तो वहीं से बदलनी शुरू हुई। उस वक्त गाय का कोई स्थान नहीं था, पर यह समझ में आ गया था कि ब्रेन ड्रेन क्या होता है, इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, स्वदेशी क्या होता है, आइडियाज़ कैसे हाईजैक हो जाते हैं, और शिक्षा क्या है, चिकित्सा क्या है। तो बहुत सारी बातें समझ में 2014 से आनी शुरू होगी। तो जीवन में थोड़े बदलाव होने अपने धीरे धीरे, नमक, चीनी, ये सब इस तरह के छोटे छोटे बदलाव शुरू हो गए। और कहीं इसी बदलावों में, खाने पीने के बदलावों में, एक बार देसी गाय के दूध की भी एक इस क्रम में स्थान आया। नहीं तो पहले पैकेट का दूध पीते थे। तो जब वो आया, तो वहाँ से फिर गायों की तरफ दिशा और रुझान, वो एक अलग यात्रा रही। उसमें सोर्स को पहचानना, कहाँ से दूध आ रहा है, गाय देसी कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है, जिससे दूध ले रहे हैं वो व्यक्ति कितनी प्योरिटी है, क्या है। तो वहाँ उसमें जाते जाते फिर उन गायों से जुड़ा हुआ जहाँ से दूध आ रहा था, उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ जो मुझे दूध दे रहा था। तो धीरे धीरे जब उन गायों तक पहुंचा, तो वो एक आकर्षण गाय अपनी तरफ, शायद अगर प्रारब्ध होता है तो खींच ही लेती है। और कांक्रेज तो वैसे बहुत सुंदर गाय है, उसका तो आभा मंडल ही अलग है। हाँ, तो वो खिंचाव और जुड़ाव हो गया। और फिर वहाँ से इस दूध की काली इंडस्ट्री का सच भी समझ में आने लगा। मैंने भी दूध का काम किया, तीन चार वर्ष काम किया। और जब समझ में आने लगा कि कैसे ये इंडस्ट्री गायों की दुर्गति का कारण बनती है, तो फिर ये समझ में आने लगा कि दूध पीना, पिलाना, गाय और इसका जो सिस्टम पूरा समझ में आने लगा, तो उसमें लगा कि गाय की दुर्गति बहुत है और गति कम है। तो जब गति कम है, दुर्गति ज़्यादा है, तो समझ में आने लगा कि हमारा उद्देश्य तो गति की तरफ है और सदगति की तरफ है। तो जब वो मेरे व्यवहार से और मेरे कर्मों से मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कोई स्वरूप नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर धीरे धीरे आदमी जब व्याकुल होता है, तो कुछ करने की चेष्टा, कुछ पुरुषार्थ की हिम्मत करता है। और फिर तो हमने शुरू किया उन गायों का चिकित्सा से, होम्योपैथी। तो निरंजन वर्मा जी, गुरु जी ने बहुत हमें, जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो गायों की चिकित्सा के बारे में भी ज्ञान मिलता था, तो उसका प्रैक्टिकल शुरू कर दिया। फिर हमने उन गायों का चारा पानी कभी करने के लिए प्रयास किया। फिर हमने सोचा कि जैसे वो लोग छोड़ देते थे बछड़े अपने, तो ऐसे सड़कों पे ना छोड़ें, क्योंकि गांव वाले ऑब्जेक्शन करते थे और सड़कों पे भी उनकी गति अच्छी नहीं होती। तो फिर ये प्रयास करने लगे कि इनको गौशालाओं में भिजवा दिया जाए, प्रॉपर, मतलब सड़क पे ना छोड़कर। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयास शुरू हुए। फिर एक ऐसी अवस्था आई कि जिसमें मैंने सोचा कि अगर मैं किसी गाय का 10 किलो दूध अगर प्रतिदिन लेकर बेच रहा हूँ, तो प्रति 10 किलो पे मेरा ऐसा कुछ चेतना हुई कि मुझे लगा कि एक बछड़ा मैं गोद ले लूँ। तो वहाँ से करीब 2017 में मैंने पहला बछड़ा गोद लिया। तो आप कहें कि लोग गाय से शुरुआत करते हैं। मेरे जीवन में गाय से जो कनेक्शन बना और उसके पीछे जो भाव था, वो ये बना कि मैं बछड़े से ही जुड़ा था। तो मैंने वो बछड़ा जो अदरवाइज़ या तो गौशाला में छोड़ा जाता या सड़क पे छोड़ा जाता, वो वेदना, उसके लिए, उसके प्रति कार्य करने हेतु मैंने उसको गोद ले लिया।
तो इस तरह से मैंने फिर 2-3 बछड़े गोद लिए वहाँ पर, और फिर मैं अपनी दूध की सप्लाई को 100 लीटर 200 लीटर से मैं 30-40 लीटर पर लाया। मैंने देखा कि जो लोग सही मायने में इसको समझें रिश्ते को और इस दिशा में मेरी मदद मेरा बल बन सके, उन्हीं को दूध देना, बाकियों को दूध भी नहीं। तो इस तरह से यात्रा शुरू हुई, फिर वो जुड़ाव बढ़ता चला गया। अब वो मेरे बछड़े बड़े होने लगे। तो ये बड़ी आज दुर्भाग्य है कि गाय मतलब जेंडर से पहचानी जाती है, नर मादा, मेल फीमेल। गायें तो गोवंश तो सारा ही गोवंश है, और जड़ मूल में तो नंदी ही, अगर देखा जाए तो बीज नंदी है। तो उसको हम अगर हटा दें, डेफिनेशन में से ही हटा दें, तो गाय का कोई अपने आप में कोई जो आज जो परिभाषा है वो पूर्ण नहीं। उसको देखने की दृष्टि भी जेंडर स्पेसिफिक है और उसमें दूध में लिप्त है वो। तो उस तरह से गाय को समझ पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो फिर अपनी यात्रा, क्योंकि मुझे इनकी यूटिलिटी करनी थी अपने बच्चों की, अब मेरे पास 3 हो गए थे। तो आप कहिए कि धीरे 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 समझ बनती गई। आप जैसे भाइयों का और अन्य समाज का, परिवार का सहयोग मिलता रहा, तो आज हम यहाँ पर हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, कुछ प्रकल्प कर रहे हैं, चला रहे हैं। और तो अभी यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं इस फार्म से? देखिए, अभी तो एज सच फ़िलहाल अभी देखेंगे तो सब्ज़ी की बहुत हमने अभी कोई हम किसान अभी नहीं हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सब्ज़ी उगा लें, गायों के लिए चारा हो जाए। मुख्य रूप से जो मेरे करने वाले काम हैं, अभी हमें 1 वर्ष हुआ है यहाँ। तो क्योंकि मैंने बैलों और नंदियों की यूटिलिटी समाज में स्थापित करनी है, तो कुछ 2-3 एरियाज़ मैंने चुने हैं। क्योंकि पहले मैं चिकित्सा करता था 5 जगह, लेकिन अब नहीं करता। तो पर मैंने देखा कि इसको करने का और नंदी को स्थापित करने का एक मैंने तरीका निकाला, जिसमें कि डॉक्टर या वैद्य की उतनी कोई बड़ी भूमिका ना हो, जितनी गाय की और पेशेंट की सीधी सीधी आपस में। जब यदि आप यहाँ से ठीक होकर जाएं, तो आप ये ना कहें कि भाई मुझे फ़लाँ फ़लाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है, या वो अच्छा वैद्य है जिसने हमें ठीक कर दिया। अगर ठीक करने वाली प्रकृति है या गायें हैं, तो श्रेय भी उसी को सीधा सीधा मिलना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, और मैं इतना बड़ा कोई समझदार या ज्ञानी नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने ऑटिज़म और इनफर्टिलिटी, इन 2 क्षेत्रों को ही चुना, क्योंकि ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं, इनसे पीड़ित या ग्रसित जो लोग हैं इन समस्याओं से, वो अपना जीवन बदलने तक के लिए तैयार हैं। अन्यथा अगर आपको कैंसर है या आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई और रोग है, उसमें आप जीवन बदलने वाले कार्य नहीं करते, आप डॉक्टर बदलने वाला काम करते। डॉक्टर बदल बदल के पैसा खर्च कर करके आप अपने आप को मैनेज कर लेते। लेकिन जब संतान नहीं हो रही होती और थक हार जाते हैं, या जब बच्चे हमारे ऐसे हो जाते हैं जो हमारे मरने के बाद उनका भी मरना तय है। ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है तो जिसमें बच्चे बिल्कुल माँ बाप के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, और वो साधारण जीवन भी नहीं शायद जी पाते। ऑटिज्म के बहुत सारे रूप हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चे साधारण जीवन, मतलब ऐसा भी उस स्पेक्ट्रम का एक एरिया ऐसा है जहाँ पे वो कमाएगा, खाएगा, सब काम भी करेगा, लेकिन उसका एक दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट ये भी है कि वो मल मूत्र त्याग करने का भी उसके अंदर सिस्टम नहीं है। तो ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। तो इसमें ऐसे एक्सट्रीम केसेस में हम गाय की शरण में, ये आज कलयुग का दुर्भाग्य है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में ही हम गाय की शरण में आ सकते हैं। तो इस अगर आ सकते हैं तब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप गाय की आपके मन में स्थापना की जा सके। तो ये 2 एरियाज़ में मैं मेडिकली, यानी कि मेडिकली तो सही टर्म नहीं है, पर आध्यात्मिक रूप से और चिकित्सा या के रूप में इस एरिया में एक, और इनफर्टिलिटी और ऑटिज़म ये मेडिकल। तो ये हम अब यहाँ पर करते हैं। यदि कोई पेशेंट यहाँ आकर रहे, गाय की सेवा करे, तो इसको हमने नाम दिया गौ सेवा चिकित्सा। गौ सेवा चिकित्सा का मतलब है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पंचगव्य का कोई रोल नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है। आप अपने शरीर को पहचानें, अपने भोजन को पहचानें, अपनी गाय से अपने संबंध को स्थापित करें, और गाय की संबंध होने के नाते उसकी ऊर्जाएं आपके लिए काम करें और आपकी उसके लिए काम करें, और आप यहाँ से संतान लेकर जाएं। या ऑटिस्टिक बच्चे जो
आज खेती में इतनी लेबर की प्रॉब्लम है, खेती में या गोपालन में बहुत समस्याएं हैं। यदि वो बच्चा जो हमारा आज बिस्तर पर है और मल मूत्र के लिए भी माँ बाप पे डिपेंडेंट है और इलाज के लिए अमेरिकन दवाइयों पे डिपेंडेंट है, और मतलब मैनेज करने के लिए, इलाज नहीं, मैनेज करने के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, तो वो व्यक्ति या वो बच्चा यदि अपने जीवन के रोज़मर्रा के दैनिक कर्म खुद कर सके, साथ में खेती बाड़ी कर सके, तो आने वाला भविष्य तो जैविक और ऑर्गेनिक भोजन का है। ये मार्केट मतलब उस ऑटिस्टिक बच्चे को बाहर नौकरी नहीं ढूंढनी। यदि एक छोटा खेत का पैच उसके पास 1-2 बीघा भी है, तो वो बहुत अच्छे से लोग ढूंढ ढूंढ कर आएंगे उससे सामान खरीदने के लिए, तो वो स्वावलंबन भी होगा, स्वस्थ भी होगा और गोपालन भी होगा। ऐसा कुछ इस मंशा से ये चिकित्सा के क्षेत्र में है। फिर दूसरा, बैल से चलाकर, बैल को इस्तेमाल करके क्या काम कर सकते हैं, तो अभी पहला प्रोजेक्ट हमारा अब साकार होने जा रहा है, शायद अगले महीने। बहुत लोगों की मदद से ये हो पाया, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। पर हमने एक आटा चक्की अब बनवा ली है, जो एक बैल से वो 3 चक्कियाँ चलेंगी। अब क्योंकि मैं उतना ना ज्ञान है मेरे पास, ना आज समाज में ऐसे कारीगर बचे हैं, और ना ही बैल बचे हैं कि अब मैं खेती कर लूँ। अब मैं एक शहर से पढ़ा लिखा, 40 साल मैंने दिल्ली जैसे शहर में खपा दिए, आईटी इंडस्ट्री में लगा दिए, तो अब मैं अचानक से आप कहें कि मैं बैलों से खेती करने लग जाऊंगा, तो वो इतना प्रैक्टिकल मेरे लिए नहीं है। किसी के लिए भी नहीं है। हाँ, अब तो किसानों के लिए भी नहीं है, पर अब खासकर जो नया किसान बनने जा रहा है, वो अचानक से खेती करने लग जाएगा। ये मंच से कहने के लिए बातें अच्छी लगती हैं, पर प्रैक्टिकल नहीं है। कि मुझे उस बैल के लिए कुछ यंत्र बनाने, साधन बनाने, हल बनाने कौन मिलेगा मुझे बैल बधिया कराना था, तो मुझे बहुत दूर से डॉक्टर बुलाना पड़ा, आने जाने का खर्चा 2000 रुपये डॉक्टर का देना पड़ा, तब मेरा बैल बधिया हुआ। अब मुझे खुद बधिया करना सीखना पड़ा, अब आगे के बैल मैं खुद करूँगा। तो ये यात्रा बहुत लंबी और कठिन है। तो ये कहना कि मैं हल एकदम से चला दूँगा मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए आसान था कि मैं थोड़ा सा एक यंत्र ऐसा बना लूँ कि जिसमें मैं बैल जोड़ दूँ तो वो घूम जाए और घूम कर आटा पीस जाए। तेल की घानियाँ पहले थी ही, अब नहीं है, तो मैंने सोचा मेरे को कहीं से तेल की घानी मिल जाए। तो घानियाँ तो अभी भी कहीं कहीं पड़ी हुई हैं, मिल रही हैं, लेकिन कारीगर नहीं मिल रहा जो उसको सही कर दे या रिपेयर कर दे। उतने मोटे वृक्ष नहीं है, वृक्ष अब काटना अलाउड नहीं है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो मैं जितना, अब जैसे लोहे पर आकर और मैंने और पत्थर पर आकर एक चक्की बनवा लिया। अब आटा चक्की शायद हम अगले महीने से, जब से भी मेरा बैल उसमें जुड़ जाए, तो वो चालू हो जाए। तो दूध से हटकर मंडी पर आना, चिकित्सा का एक क्षेत्र, इसी तरह से ये आटा चक्की, मसाला पीसना या तेल का कोलू, फूड वैन, फूड तो नहीं खैर मैं मानता, पर कुछ यहाँ के खेती के उत्पाद, सब्ज़ी वगैरह, इस तरह से बैल और जो है इसकी स्थापना जो है, इसकी उपयोगिता सिद्ध हो जाए। यही हमारा यहाँ पर काम करने का पड़ता है। क्योंकि ये आज की ज़रूरत भी है, क्योंकि मैं भी जैसे कई जगह घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो गाय गौवंश बचाने या गाय का संवर्धन, उसको अच्छी नस्ल बना लो, उसका दूध बढ़ जाए, ज़्यादातर लोग इसी पे ही काम कर रहे हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है गाय से हटके जो है आप बछड़े, उसके बछड़ों पे और उसके बैलों पे और मंडी पे आप काम कर रहे हैं जी। तो ये चीज़ जान के हमें बहुत अच्छा लगा। केश जी, आपने अभी चक्की के बारे में बताया और जो इस काम के बारे में बताया, तो आप हमें बताइए कि ऐसे कुछ लोग, जैसे आप बता रहे थे कि कुछ लोगों ने आपका इस पूरे मिशन में आपका साथ दिया, तो थोड़ा उन लोगों के बारे में भी हमें बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और शायद लोग इसकी महत्वता को समझें, मुझे ऐसा लगता है, तो शायद आपके वीडियो के माध्यम से समझ पाएँ। आज हमें लगता है कि हम पैसे से जो कर लेते हैं वही हम कर सकते हैं और वही संभव है। तो इस मानसिकता से जब हम चलते हैं तो हम पैसा बहुत कमाते हैं और उसको लगा देते हैं। कहीं खेत ले लेंगे, इक्विपमेंट लगे लेंगे, मज़दूर लगा लेंगे और कोई बिल्डिंग बना देंगे, छप्पर डाल देंगे और पब्लिसिटी कर देंगे, एडवर्टाइज़ कर देंगे। तो पैसे से होने वाली जितनी चीज़ें हैं
ये लगभग मैंने हर जगह इस गाय के क्षेत्र में तो फेल होती हुई देखी। हर स्ट्रक्चर, हर गौशाला, हर कोई प्रकल्प फेल हो जाता है। मेरे 4-5 साल के देश की यात्रा के अनुभव, आपके भी अपने अनुभव हैं। लेकिन यहाँ कामयाबी जो मुझे सबसे बड़ी मिली और जिसको मैं मानता हूँ कामयाबी, और आगे मुझे इस सिद्धांत पे चलते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है कि देखिए, परिवार से शुरू करें तो उस माँ का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया, जिसने आज जब मैंने ये रास्ता चुना तो उसका मेरे ऊपर मतलब ऐसा आशीर्वाद रहा। उसने मुझे प्रोत्साहन दिया, उसने मुझे हमेशा ये कहा कि आप मतलब जो मेरा बेटा कर रहा है ठीक है, तो उसने एक सपोर्ट किया। फिर उसमें आप समझिए मेरे भाई बहन, ये जो मेरा ब्लड रिलेशन वाला मेरा परिवार है, तो अब जो मेरा परिवार है, जो जो खून का रिश्ता है, तो उससे वो तो उनका तो मैं आभारी, उनका तो ऋण चुका नहीं सकता माँ बाप का, और जो मेरे खून के संबंध हैं उनको मैं बदल नहीं सकता, वो मैंने बनाए नहीं, तो उसका तो मैं कृतज्ञ हूँ ही। लेकिन जो जैसे मेरी पत्नी है, उनका और ज़्यादा महत्व हो जाता है मेरे जीवन में जब ये मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मेरी राह पे चलने के लिए बल देते हैं। मुझे पीछे से एक ऐसी भी पत्नी होती है जो कहती है कि मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला के दो, और एक ऐसी भी पत्नी होती है जो कह रही है कि आप वहाँ देखो गायों को और मैं जो है घर चला लूँगी। तो जो बहुत बड़ा बल है वो वहाँ से ये आता है। बहुत बड़ी बात है कि आपकी पत्नी जो है हाँ, वो आपके पत्नी ही पूरा इंसान। परिवार, हाँ, उसमें पत्नी का महत्व विशेष हो गया। जी। अब मैं इससे परिवार के दायरे से थोड़ा बाहर चलूँ तो जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं वहाँ से मुझे, जिसको हम समाज कहते हैं, और शायद आज जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, शायद वो इसका महत्व नहीं समझते। समाज का कितना बड़ा महत्व है, मैं इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि इस मेरे प्रकल्प में जिस भाई ने आटा चक्की बनाई, वो आटा चक्की बैल से चलने वाली बनाने का उनका कोई व्यवसाय नहीं, लेकिन उन्होंने जब मेरी पीड़ा देखी, वेदना देखी, मुझसे चर्चा करी, डिस्कस किया, और मुझे उस प्राइस पे चक्की बना के दी जिस प्राइस में कच्चा रॉ मटेरियल भी नहीं मिल सकता। उन्होंने प्रॉफिट तो दूर की बात है, उन्होंने लागत भी मुझसे नहीं ली। तो ऐसे लोगों का योगदान, जो फरीदाबाद में अपने लोकमन भाई हैं, इनका इनका नाम मैं ना लूँ या इनका महत्व मैं ना समझूँ तो ये अधूरा सा हो जाए। कुछ ऐसे भाई हैं द्वारका में, अभिषेक जी हैं, जो बड़ी निष्ठा से गाय की सेवा में लगे हुए हैं। उनको देख देख के ही हमें बल मिलता है कि ये बिना पैसे के लालच में, बिना किसी लालच में, इसने जीवन ही गायों में लगा दिया, तो वहाँ से एक आध्यात्मिक बल मिलता है। कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जो पंचगव्य चिकित्सा और जैविक उत्पादों से जुड़े हुए हैं। जब इन्होंने इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर लिया और वहाँ से धन अर्जन करने लगे, और जब चर्चा हुई तो इन्होंने ऐसा सहयोग दिया। मोदी नगर में हमारे विशाल भाई हैं, तो उनका कुछ ऐसा रुझान हुआ। रुझान तो हमेशा से ही हर किसी का जो गाय के क्षेत्र में काम कर रहा है, उनका मन यही रहता है कि किसी तरह से बन जाए। लेकिन सामाजिक ताना बाना कैसा बना कि उन्होंने कहा कि हम इस लोग बैल पालें या नंदी पे काम करें, इस काम को हम बल सीधा सीधा नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कर रहे हैं उनको बल दे दें। तो उन्होंने कुछ एक बैल का कुछ 3,000 रुपये भत्ता महीने का तय करके, और 2 बैलों के लिए मुझे एक मासिक 6,000 रुपये की राशि, जो कम नहीं होती, ये वो देना उन्होंने शुरू कर दिया। 3 साल तक उनका ऐसा प्रोग्राम है, जब तक स्वावलंबन ना आ जाए। तो समाज के ये टुकड़े छोटे छोटे जो ये ताना बाना बना, एक मेरे भाई सोनीपत में पुनीत जी हैं, औषधियाँ बनाते हैं पंचगव्य की, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो उनके सहयोगी हैं हितेश सोनी जी। उनका बड़ा भाव हुआ कि मैं बछड़ों को सपोर्ट करूं या कुछ करूं, तो उन्होंने कहा हम एक बछड़ा गोद लेना चाहते हैं। अब गोद लेना जैसा कुछ कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं कैसे लोगों से पैसा लेता रहूं और ये कह दूं कि तुम्हारा गोद लिया हुआ। जब मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने बछड़े के साथ व्यवहार करना है, तो तुम्हारा गोद लेने का क्या मतलब। तो जब उनको पता चला कि मैं चक्की बनवा रहा हूँ, तो एक सहयोग राशि के रूप में बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने सहयोग कर दिया। तो इस तरह से समाज में चारों तरफ, जिस खेत में हम खड़े हैं, इन भाई ने मुझे ये खेत दे दिया कि तुम अपना गाय रखो और गाय का काम, बैल का काम
करो आप। तो वो एक बार भी नहीं टोकते कि ये देखने भी नहीं आते, कह मतलब आते हैं इस दृष्टि से नहीं आते कि ये मेरी ज़मीन चली गई है या ये गाय इसे फ्री में जा रही है। तो आदर सम्मान से बुलाते हैं, बिठाते हैं और पूछते हैं सब ठीक चल रहा है। उस भाई ने अपनी ये ज़मीन मेरे को दे रखी है, यहाँ गांव में प्लॉट है दे रखा है रहने के लिए। तो ये कितना बड़ा योगदान है कि दिल्ली जैसे शहर में 1 इंच ज़मीन कौन किसको देकर राजी। बिल्कुल। तो और इस मैं ये देखता हूँ कि कई लोग जो आजकल जगह जगह कई मंदिरों में दे रहे हैं या कई जगह पैसा लोग दान देते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप वहाँ भी दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आपको समाज में गायों की महत्ता को बताना है और वो हर कोई नहीं कर सकता, वो आप जैसे कुछ चंद युवक जो है लोग ही कर सकते हैं। तो आप इन जैसे कुछ लोगों की ही अगर मदद करेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी मदद होती है कि आप उस मैसेज को आगे ले जाने के लिए जो है मदद कर रहे हैं। एक सवाल जो है वो अक्सर लोगों का आता है कि गाय को या गौवंश को हम क्योंकि देखिए कोई भी व्यवस्था जो है वो बिना अर्थ के नहीं चलती है, तो ये एक व्यवस्था जो है वो उसका आर्थिक पहलू जो है हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आर्थिक रूप से स्वावलंबन बने। देखिए कोई भी गौशाला या गाय पालने वाला ये नहीं सोचता कि मैं करोड़ों रुपए कमा लूँ, लेकिन कम से कम वो इतना ज़रूर सोचता है कि गायों की व्यवस्था अच्छे से चल जाए और मेरा परिवार अच्छे से चल जाए। तो ऐसा आर्थिक पक्ष जो है वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो आप हमें वो बताइए कि वो आर्थिक पक्ष क्या है कि जो आप मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं या जो आप चीज़ कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, इसका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें क्या है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, जो खर्चा हम कर रहे हैं, तो उस ये सब रिलेटिव होता है। मान लो आपने 2 करोड़ रुपए लगा के कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, तो अब आपको उसकी रिकवरी करनी है और फिर उसके बाद घर भी चलाना है। इसी तरह से हुआ ना। अब अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही आपकी मिनिमम हो जाए, अगर उस दिशा में काम हो जाए, जैसे हमने अभी चर्चा की समाज की, तो अभी ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई। किसी भाई ने 2 बैल स्पॉन्सर कर दिए, किसी भाई ने आटा चक्की बना दी, तो इस पे लगने वाली मेरी केवल 2 हाथों की छोटी सी मेहनत है। एक सहयोगी है जिसके बारे में मैं बताऊँ, तो हमारे साथ यहाँ गाय के सेवक के रूप में जो हमारा एक सहयोगी भाई है, ये नौकर मालिक की परंपरा भी हम इसमें भी नहीं फंसते। जब मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है तो नौकरी करवाना कैसे पसंद है। जब मुझे मेरा बॉस गाली दे, मेरे से टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो मुझे मेरा वेतन काटे, मेरी छुट्टी काटे, तो मुझे ये जब अच्छा नहीं लगता, तो यही चीज़ यही व्यवहार मैं दूसरे के साथ करूं तो कैसे खेती होगी, कैसे समाज बनेगा, नहीं चलेगा। ये किसी को भी स्वाभाविक रूप से मानव जो है स्वतंत्र और मुक्त रूप से रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है। किसी के दबाव में, किसी की नौकरी में कोई खुश नहीं है। तो ये भाई चित्रकूट से हैं जो मेरे साथ अब इस प्रकल्प में लगे हुए हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। ये 9,000 के वेतन से इन्हें 12-15 हज़ार पे जाना चाहिए था, ये 7,000 पे आ गए, 1-2 लेवल नीचे आ गए। तो इस तरह से जब हम समाज से जुड़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारी नीचे चली गई। अब यही प्रोजेक्ट अगर कोई आप शुरू करते या कोई और भाई शुरू करता तो 4-5-10 लाख लगा के करता, लीज पे एग्रीमेंट साइन करके करता। अब वो मेरे 5-10 लाख लग गए तो वो मेरे कमाने का प्रेशर कम हो गया। आप कह रहे हैं ना अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था की बात है, तो अभी चक्की अगले महीने शायद शुरू करेंगे। तो अब ये देखिए कि कई भाई ऐसे हैं स्वदेशी केंद्र चलाते हैं, इस क्षेत्र में भी हैं, रोहिणी में भी हैं और आप भी जानते हैं। तो ऐसे बहुत मिलने जुलने वाले भाई हैं जो कह रहे हैं कि हम तो आटा पहले से ही बेच ही रहे हैं, देसी बंसी गेहूं का और मशीन से पिसा हुआ, तो हम आपसे ही सारा आटा पिसवाएंगे। तो आज मेरी चक्की चालू नहीं हुई है, सिर्फ मेरी जगह पर रखी हुई है और बैल मैं तैयार कर रहा हूँ। इतने होने पर भी और इन्वेस्टमेंट कम होने पर भी एक भाई मेरे से कह रहा है, पड़ोस के गाँव का है, वो कह रहा है हम 8 किले गेहूँ करते हैं और गेहूँ मंडी में बेचते हैं, तो हम मंडी में क्यों बेचते हैं, आप पीस के दे दो। हम तो ये कोल्ड प्रेस आटा, नेचुरल पत्थर से पिसा हुआ आटा और कम आरपीएम का आटा, और वो आटा जिसमें गाय के औरा की ऊर्जा है, क्योंकि गाय चारों तरफ घूम रही है। लोग
मंदिरों में और गौशालाओं में गाय के चक्कर काटने के लिए जाते हैं कि ये परिधि है और इसमें हम ये परिक्रमा कर लें। तो जिस आटे के चारों तरफ बैल ही घूम रहा है तो परिक्रमा तो उसमें जो ऊर्जा है गाय के ऑरा की वो तो उस आटे में आ गई। तो आप देखिए कि गाय के सानिध्य में, गाय के ऑरा में कम आरपीएम पे प्राकृतिक पत्थर पे जो आटा बन रहा है, तो आज हैं उसको खरीदने वाले। अभी चक्की नहीं शुरू हुई है, पर आप ये मान लीजिए कि मेरे पास 8 किलो का एक भाई ने ऑर्डर कर दिया कि हमारे गेहूँ 8 किले के गेहूँ कितने होते हैं, एक किले में मेरे ख्याल 50-60 मन, 50 मन तो निकलता है। तो 8 पंजे 40, 400 मन तो वो कह रहा है कि तुम पीस सकते हो तो पीसो। एक भाई कह रहा है कि मैं आप गेहूँ कहीं से भी लो और पीसो। गांव में मेरे मामा जी वो कह रहे हैं कि मेरे पास गेहूँ हो गया, अब करो क्या करना। तो अर्थव्यवस्था के लिए मैं काम नहीं करता, लेकिन जो मैं काम पैशनेटली करता हूँ उसमें मेरा अर्थ निकल ही जाता है। ये भी एक बहुत समझने वाली गूढ़ बात है कि अगर हम पैशनेट होके और अपने किसी दिशा में जब चलते हैं तो प्रकृति कोई ना कोई रास्ता बना देती है। आपने देखा कभी आपके चोट लगती है तो आप अगर मैनेज नहीं करें उसको, खून बह रहा है तो खून अपना बहने का रास्ता निकाल लेगा, बंद होने का रास्ता बन जाएगा, चोट सूखने शुरू हो जाएगी, चोट हील हो जाएगी। ये सब आपके करे बिना ही हो जाएगा। यहाँ पानी गिर जाए तो पानी कहीं ना कहीं से बह जाएगा, यानी कि मैं निकल पड़ा हूँ, अब कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाएगा। तो जब पैशनेटली काम करते हैं तो मुझे ये लगता है कि रास्ता बन ही जाता है। अभी शुरू नहीं हुई है और मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल समाज और परिवार की वजह से अब बिल्कुल नीचे आ गई। तो मेरे पे कोई बर्डन ही नहीं है। दो रोटी खाने का बर्डन है, कोई बड़ा बर्डन नहीं है। तो इस मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बर्डन को बहुत बढ़ा लेते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और फिर ब्रेक डाउन हो जाता है।